हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ले आई हूँ एज डिफरेंस इन लव का सेकंड सीज़न। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम हमारी क्यूट मेन फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो कि ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी। वहीं पर अब एंट्री होती है हमारे हीरो ली की, जो कि एक डैशिंग सी गाड़ी में आता है और उसकी एंट्री से जिया तो खुश हो जाती है और अपनी फ्रेंड से कॉल पर कहती है कि शायद यही वो लड़का है जो कि मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर आया है, मैं तो उससे बाद में बात करूँगी। अब ली जाकर जिया के साथ बैठ जाता है और डायरेक्ट अपनी डिमांड रखने लगता है और वो कहने लगता है कि रात को तुम मेरे घर पर आ सकती हो ताकि इंटीमेट जल्दी हो जाए, और जितने तुम मुझे बच्चे दोगी मैं उसके हिसाब से तुम्हें रुपए दूंगा, जितने ज़्यादा बच्चे उतने ज़्यादा रुपए। ये सुनकर हमारी जिया को तो गुस्सा आ जाता है। वो उसके मुंह पर पानी फेंक कर बोलती है कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं तुम जैसे आदमियों को अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें अपने पैसों का इतना घमंड है कि तुम अपने पैसों से कुछ भी खरीदना चाहते हो। वहाँ पर ली की एक फ़ोटो क्लिक करती है और उसे पोस्ट कर देती है, ये कहते हुए कि सिस्टर्स, तुम ऐसे इंसान को कभी भी डेट मत करना। अब जैसे ही वो अपने घर को पहुँचने लगी थी, देखती है कि पोस्ट पर तो काफ़ी लाइक आ चुके हैं और उसके घर के सामने बिल्कुल ली और उसका मैनेजर खड़ा हुआ था। उसका मैनेजर ली को बताता है कि वो लड़की यहीं पर रहती है, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई आपके बारे में इतना गंदा पोस्ट करने की। वहीं पर जिया खड़ी ये सब सुन लेती है और कहती है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। वो जैसे ही बाहर को निकलने लगी थी, उसका मैनेजर वहाँ पर ली को कुछ बताता है और हमें पास्ट के सीन में दिखाया जाता है कि मैनेजर तो वहाँ पर अपने बॉस की कैट के बारे में बात कर रहा था। दरअसल वो ब्लाइंड डेट ली की नहीं थी, वो उसकी कैट के लिए थी और उसने जो भी बातचीत करी थी वो अपनी कैट के लिए कहा था। अब यहाँ पर जिया को समझ आता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। वहाँ पर ली का मैनेजर बोलता है कि मुझे उस लड़के का नंबर मिल गया है, मैं उसे अब भी कॉल करता हूँ और देखता हूँ कि है कहाँ वो। जिया यहाँ पर डर जाती है और कहती है कि मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती हूँ, लेकिन इतने में उसका फ़ोन नीचे गिर गया था और रिंग भी हो जाता है। वो अपने फ़ोन को उठाकर वहाँ से भागने लगी ही थी कि पीछे से ली आवाज़ देता है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस। जिया भी बोलती है कि हाँ, बड़ा गंदा इत्तेफाक है। इतना कहते ही वो वहाँ से भाग जाती है और काफ़ी दूर जाकर कहती है कि मैं तो काफ़ी दूर भाग कर आ गई हूँ। इतने में ली की गाड़ी सामने से आ जाती है और ली उसमें से निकलता है। जिया के तो होश ही उड़ गए थे कि अब मैं इसे क्या जवाब दूंगी। ली कहता है कि हमें बात करनी होगी। जिया वहीं पर लोगों को देखकर मौके का फायदा उठाते हुए कहती है कि ब्रदर इन लो, मेरी सिस्टर तुम्हारा घर पर वेट करती होगी, तुम्हें घर जाकर बात करनी चाहिए उससे, ना कि मुझसे। अब लोग भी उन्हें नोटिस करने लगे थे। तभी ली जिया को अपने करीब लाकर कहता है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। इतने में जिया उसे हाथ पर काट लेती है और कहती है कि तुम तो एक नंबर के बदमाश हो। इतना कहते ही वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं जो अपने फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही थी और बताती है कि फाइनली मुझे 500 कंपनी में जॉब मिल चुकी है। उसकी फ्रेंड उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और पूछती है उस आदमी के बारे में। जिया कहती है कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो, न्यू एटमॉस्फेयर है, न्यू कंपनी है, मैं उससे अब कभी भी नहीं मिलने वाली। इतने में सभी आवाज़ देते हैं कि कंपनी के प्रेसिडेंट पहुँच गए हैं। वहाँ से एंट्री होती है हमारे हीरो ली की, जो कि कंपनी का प्रेसिडेंट निकलता है। उसे देखकर जिया के तो होश ही उड़ गए थे और वो अपना मुंह छुपा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं जो खाना खा रही थी। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी आकर जिया का खाना खाने लगता है। जिया कहती है कि ये तो मेरा खाना है। उन बुजुर्ग आदमी ने उसे सिर्फ इतना कहा था कि मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं खाने लग गया। अब जिया को उनकी हालत कुछ सही नहीं लग रही थी, इसलिए वो उसे कहती है कि आप यहीं बैठना, मैं पुलिस को कॉल करूँगी, वो आपको आपके घर तक छोड़ देंगे। फिर जिया कंपनी में आ जाती हैं जहाँ पर वो काम कर रही थी और उसी की फ्रेंड उसके पास बैठी हुई थी जिसका नाम है जेनी। जेनी वहाँ पर लगातार ली को देखे जा रही थी और कहती है कि हमारा बॉस कितना स्मार्ट है। जिया की नज़र जब उस पर जाती है वो फिर से अपना मुंह छुपा लेती है। जेनी पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जिया उसे बताती है कि मैं पहले भी इनसे भिड़ चुकी हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी कुछ पार्सल को डिलीवर करने की बात कर रही थी कि तभी जिया उसे बोलती है कि ये काम मैं तेरे लिए कर दूंगी, उसे तो मौका चाहिए था कंपनी से दूर रहने का। अब जैसे ही वो पार्सल को डिलीवर करने के लिए गई थी, वहाँ पर उसे फिर से वो ग्रैंडफादर दिख जाते हैं। उनके पास जाकर पूछती है कि आपको अभी तक अपना घर नहीं मिला, मैंने पुलिस वालों को कॉल किया था, क्या वो आपको घर नहीं लेकर गए। वो कहते हैं कि मुझे अपने विलेज जाना है अपनी वाइफ से मिलने के लिए। तो जिया कहती है चलो ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगी। कुछ दूर जाकर वो एक दुकान के सामने जाकर रुक जाती है और कहती है कि स्टोर से मैं आपके लिए कुछ पानी ले आती हूँ, आपको प्यास लगी होगी। वो जैसे ही पानी की बोतल्स का बिल पे करने लगती है, दुकानदार उसे काफ़ी बड़ा बिल दे देता है। जिया कहती है कि तुम मुझे लूट रहे हो क्या। तो दुकानदार इशारा करके बताता है कि शायद आपके ग्रैंडफादर को और भी सामान चाहिए। हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर ने तो वहाँ पर काफ़ी सारा सामान ले लिया था और वहीं पर बैठ जाते हैं ये कहते हुए कि अगर तुम मुझे ये नहीं दिलाओगी
तो मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। अब जिया के पास कोई चारा नहीं था, वो मान जाती है। उसके बाद वो ग्रैंडफादर को लेकर उस जगह पर पहुंच गई थी जहाँ पर वो जाने की बात कर रहे थे। वहाँ पहुँचते ही जिया देखती है कि ग्रैंडफादर तो एक पेड़ के पास जाकर रुक गए थे और वहाँ पर सामान रखने लगते हैं, ये कहते हुए कि डियर मैं आ गया हूँ और तुम्हारे लिए ही सारा सामान लाया हूँ जो कि तुम्हें पसंद है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि ये ग्रैंडफादर वापस यहाँ पर आ गए। जिया उनसे पूछती है कि आप इसको जानते हो, ये कौन है और यहाँ पर क्यों आए हैं। वो बताता है कि यहाँ पर उनकी वाइफ को दफना दिया था उनकी डेथ के बाद, इसीलिए वो हर साल उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आया करते हैं। जिया तो काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड थी, उन्हें उनके लिए काफ़ी बुरा लग रहा था, इसलिए अब वो ग्रैंडफादर से कहती है कि आपको जब तक अपने घर का पता नहीं याद आ जाता तब तक आप मेरे साथ रह सकते हो। अब जैसे ही वो घर पहुंची थी, देखती है कि लैंडलॉर्ड तो उसका सामान बाहर फेंक रही है। उसका रीज़न पूछती है तो वो बताती है कि मेरा बेटा यूएस से वापस आ रहा है, इसलिए अब तुम्हें न्यू फ्लैट देखना होगा। जिया कहती है अब मैं क्या करूं? तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर चलता हूं। जिया खुश हो जाती है कि आपका घर याद आ गया। ग्रैंडफादर हाँ में जवाब देते हैं। अब जैसे ही वो घर पहुंचे थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। जिया कहती है कि क्या आप कंफर्म है कि आप ही का घर है ये? ग्रैंडफादर बोलते हैं कि अब तो मैं भूल गया हूँ। जिया को गुस्सा आता है कि आप कैसे कह सकते हैं, हम इतने रुपए देकर टैक्सी लेकर यहाँ तक आए हैं, अब आप ये नहीं कह सकते कि आपका घर नहीं है ये। इतने में पीछे से ली भागते हुए आता है और अपने ग्रैंडफादर को बुला रहा था। फिर जिया ग्रैंडफादर के पीछे छुप जाती है कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। फिर उसके दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं और वो कहती है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को यहाँ पर छोड़ने के लिए आई थी। इतना कहते ही वो वहाँ से जाने लगी थी कि ग्रैंडफादर जिया का हाथ पकड़कर बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बहू ढूंढ ली है और हमारे साथ ये यहीं पर रहेगी। जिया का मुंह खुला का खुला रह गया था कि आप ये क्या कह रहे हैं। अब ली जिया को अंदर ले आता है और कहता है कि मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ कि तुमने मेरे ग्रैंडफादर का ध्यान रखा। जिया सोच रही थी कि शायद ये मेरे बारे में भूल गया है कि मैं कौन हूँ। वो अपनी चेयर पर बैठ जाती है और कहती है कि इसे एडजस्ट कैसे करेंगे। ली उसके काफी क्लोज आ गया था। जिया का पैर गलती से ली की टांग पर लग जाता है और वो उसे माफी मांगते हुए कहती है कि तुम्हें हर्ट तो नहीं हुआ। ली कहता है कि ये हर्ट उतना नहीं था जितना कि तुम्हारे हाथ पर काटने से हुआ था। अब नेक्स्ट सीन में हम हमारी क्यूट जिया को देखते हैं जो फ्लावर्स को वास में लगाने के लिए जा रही थी कि ली उसे टोक देता है कि इस वास को मत छेड़ो, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब जिया उसे प्यार से नीचे रख देती है और नेक्स्ट सीन में वो एक वाइन की बोतल को उठा लेती है। ली वहाँ पर भी उसे टोक देता है, लेकिन जिया इस बार उस पर ट्रस्ट नहीं करती। अपने आप फोन में चेक करती है उसका प्राइस और उसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं और खुद हाथ उठाकर कहती है कि अब से मैं कोई भी चीज को नहीं उठाने वाली। अपने रूम में जाती है जहाँ पर उसकी मॉम का मैसेज आ रखा था कि तुम्हारी बहन की इस वीक वेडिंग सेरेमनी है, तुम्हें वहाँ पर आना होगा। नेक्स्ट सीन में हम जिया को उसकी मॉम के साथ उसी वेडिंग फंक्शन में देखते हैं जहाँ पर उसके कुछ रिलेटिव्स उस पर टोंट मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी बहन ने तो शादी कर ली, तुम कब शादी करने वाली हो। तभी साइड वाली लेडी उस लेडी को बोलती है कि तुम इसके बारे में तो इससे बात ही मत करो, तुम्हें पता नहीं है कि लास्ट वेडिंग में इसके साथ क्या हुआ था। तभी जिया की मॉम बोलती है कि वो लड़का उसके लिए सही नहीं था, मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का ढूंढ लूंगी। तो वो रिलेटिव भी बोलती है कि हम तुम्हारे लिए एक बेटर मैन ढूंढ लेंगे। तो अब जिया बोल पड़ती है कि उसकी जरूरत नहीं है, मुझे एक ऐसी कंपनी में जॉब मिली है जहाँ पर मेरी सैलरी अब डबल हो चुकी है, इसीलिए मैं अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ। यहाँ पर जिया की मॉम को भी उसकी बातें पसंद आई थी। अब जिया घर आ जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि सारी की सारी वाइन्स की बोतल्स नीचे बिखरी पड़ी थी और जिया ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करी हुई थी। ली आकर देखते हैं कि उसे क्या हो गया। जिया के पास जाता है, जिया तो वहाँ पर रो रही थी और उसे बताती है और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर जिया वॉशरूम के बाहर खड़ी हुई थी और अंदर वही दो रिलेटिव थे जो आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि सैलरी डबल होने से क्या होता है, इससे रियलिटी तो नहीं बदल जाएगी ना। उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था, यहाँ तक कि वहाँ पर तो सभी के सभी कार्ड्स भी बढ़ चुके थे, रिलेटिव्स भी पहुँच चुके थे, तब भी उसने किसी की नहीं सोची और उसको तो कोई लड़का पसंद भी नहीं कर रहा है। हमने सुना है कि वो ब्लाइंड डेट पर भी जा रही है लेकिन उसे कोई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। ये बातें जिया को काफ़ी बुरी लगती है और यही रीज़न था कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। लोग मेरी शादी ना होने पर मेरी मॉम को ताने देते रहते हैं, मैं अपनी मॉम को हर वक्त शर्मिंदा करती रहती हूँ। मैंने उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया है। उनके डिवोर्स के बाद उन्होंने मेरे लिए काफ़ी हार्ड वर्क किया था लेकिन मैंने उन्हें ज़रा सा भी प्राउड नहीं करवाया, सारी मेरी गलती है। यहाँ पर ली उसे संभालने की कोशिश करता है। जिया कहती है कि ड्रिंक खत्म हो गई है। अब ली अपनी वही महंगे वाली वाइन की बोतल लेकर आ जाता है और वो दोनों ड्रिंक कर ही रहे थे कि जिया उस फ्लावर वास को देखकर बोलती है कि तुमने मुझे चीट किया है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो उस फ्लावर वास को उठाकर फोड़ने ही वाली थी कि ली उसे बोलता है कि ये 15,000 युआन का है। जिया कहती है बट इसने मुझे धोखा दिया है। तो ली बोलता है ठीक है तोड़ दो।
अब ली अपनी आईज क्लोज कर लेता है और जिया उसको टुकड़े टुकड़े कर देती है और ऐसा करने के बाद उसे काफ़ी खुशी मिल रही थी। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया की आंख खुलती है और वो बाहर आकर देखती है कि घर में ये क्या तहस नहस हो रखा है। उसे वहाँ पर वो फ्लावर वास भी दिखता है, तो वो ली को बोलती है कि ये फ्लावर वास नकली है ना, ये यहाँ पर है ही नहीं। ली बोलता है कि जो भी तुम्हें इस रूम में सामान दिख रहा है वो सब असली है। तो जिया बोलती है बॉस आप मुझे इसमें कितना डिस्काउंट करेंगे। तो ली उसके पास जाकर बोलता है क्या तुम सब कुछ भूल गई रात को क्या हुआ था। अब सीन शिफ्ट करते हैं रात की तरफ जहाँ पर जिया अपने पैर को उस फ्लावर वास के ग्लास पर रखने वाली थी कि लियो से बोलता है कि रुको। अब जिया का पैर फिसल जाता है और लियो से पकड़ लेता है। जिया कहती है कि क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे प्यार करने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। ली कहता है कि तुम मुझसे ज़्यादा बेटर डिजर्व करती हो। जिया इतने में ली को किस कर देती है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जिया यही सोच रही थी कि मैं अपने बॉस को किस कैसे कर सकती हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ली वहाँ पर आकर जिया को कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं मीटिंग के लिए जाना है। वो फिर एक होटल में आए थे जहाँ पर ली जिया को कहता है कि ये तुम्हारा रूम है, मैं 5 स्टार होटल में रहने के लिए जा रहा हूँ। इतने में ली को उसके मैनेजर का कॉल आता है जो बताता है कि जिस होटल में आपका रूम था वो ब्लॉक हो चुका है। तो यहाँ पर जिया तेज हंसती है कि अब आप क्या करेंगे। ली बोलता है कि तुम फ्लोर पर सोओगी और मैं बेड पर। कुछ टाइम बाद ली जिया के पास आकर बोलता है कि तुम जल्दी से शावर ले लो। जिया कहते हैं कि आप क्या करना चाहते हो। ली बोलता है कि तुम क्या बेवकूफ़ हो, हमारी मीटिंग 3 बजे है, वो भी दिन के, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी नींद ना लगे और तुम काम ना बिगाड़ो। जिया कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपनी मीटिंग के लिए सबसे पहले तैयार हो जाऊंगी। और अगले ही पल देखते हैं कि जिया तो अब सोने लगी थी। ली उसे देखकर हंस रहा था। तो जिया कहती है कि क्या मैं सो गई थी। ली कहता है कि नहीं, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम निकल रहे हैं। अब ली का मैनेजर उसके पास आया था और बोलता है कि गाड़ी तो ख़राब हो गई है, अब हम कैसे पहुंचेंगे वहाँ पर, इतनी जल्दी से तो कोई टैक्सी भी बुक नहीं होगी। तो जिया की नज़र एक बाइक वाले पर जाती है और कहती है कि एक वे है। फिर वो ली को अपनी बाइक पर बिठाती है और चल पड़ी थी मीटिंग की तरफ। ली पूछता है क्या तुम्हें रास्ते का पता है। जिया कहती है कि मैं यहीं पर पली बड़ी हूँ, मुझे यहाँ के कपकेक्स भी काफ़ी पसंद थे, इसीलिए मुझे यहाँ के हर चीज़ की नॉलेज है। ली कहते हैं कि थोड़ा जल्दी करो, हमें जल्दी पहुँचना है। तो जिया जल्दी भगाती है और मीटिंग में उसे टाइम से पहुँचा देती है। मीटिंग भी सक्सेसफुल हो गई थी और वो एक बड़ी डील के लिए साइन कर लेता है। ली काफ़ी ज़्यादा खुश था कि जिया ने उसकी हेल्प करी। जिया भी खुश हो जाती है कि शायद अब बॉस मुझे माफ़ कर देंगे उस किस के लिए। ली फिर जिया को एक कपकेक्स की शॉप के पास ले जाता है और कहता है कि मेरी तरफ से ट्रीट समझना क्योंकि तुमने मेरी हेल्प करी। जिया खुश हो जाती है और कहती है कि इन कपकेक्स का फ्लेवर्स अभी तक नहीं बदला। कुछ दूर जाकर उसे अपने डैड दिख जाते हैं, जिसे देखकर जिया कह रही थी कि ये यहाँ पर है। हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर उसके डैड उसे छोड़कर जा रहे थे अपनी दूसरी वाइफ के पास। जिया की मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है कि तुम्हारी अपनी भी बेटी है, लेकिन वहाँ पर वो उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जिया कह रही थी कि मुझे लगा था कि मेरे डैड बच्चों को संभालने में अच्छे नहीं हैं, उन्हें पसंद नहीं बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मुझे पसंद नहीं करते थे। थोड़ा सैड हो जाती है, लेकिन उसे संभालने लगता ही है कि जिया वहाँ से चली गई थी। अब हमें यहाँ से रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया कहती है कि यहाँ पर तो काफ़ी अंधेरा है, आपकी मीटिंग कहाँ पर है। तो अब ली अपनी फिंगर से टैप करता है और वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और जिया देखती है कि वो तो एक अम्यूजमेंट पार्क में पहुँच गई है। उसे देखकर खुश हो गई थी। ली कहता है क्या तुम राइड नहीं करना चाहती। अब जिया राइड लेने लगती है और मन ही मन बोल रही थी कि बचपन के जख्मों को कोई हटा नहीं सकता, लेकिन कोई ना कोई आ जाता है तुम्हारी मेमोरीज को रिबूट करने के लिए। वो ली को देखकर स्माइल करती है और ली भी उसे देखकर खुश हो रहा था। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इस फर्स्ट पार्ट को खत्म करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।